खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। 1 अप्रैल 2026 से जनगणना का पहला चरण, जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग होगी और 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक हाउस लिस्टिंग पहले चरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया जाएगा और जनगणना का दूसरा चरण 1 मार्च 2027 से होगा। तो ये बड़ी खबर जनगणना को लेकर है। तो आपको बता दें कि आगामी जनगणना 2027 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनगणना अधिनियम की धारा 15 का हवाला देते हुए कहा कि जनगणना के दौरान जुटाया गया व्यक्तिगत डेटा पूरी तरह से गोपनीय रहेगा, यानी इसे पूरी तरह से प्राइवेट रखा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति की जानकारी न तो आरटीओ के तहत साझा की जा सकती है और न ही अदालतों में साक्षी के रूप में पेश की जा सकती है और न ही किसी अन्य संस्था के साथ साझा की जाएगी। केंद्र सरकार ने 2026 की जनगणना के पहले चरण के लिए 33 सवाल जारी किए हैं और जो 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो रहा है और इसमें कहा गया है कि स्थिर रिश्ते में रहने वाले लाइव इन कपल्स को भी शादीशुदा माना जाएगा और इसके साथ ऐसा तब ही होगा जब कपल मानेगा कि उनका रिश्ता लंबा चलने वाला है। पहले चरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया गया है जहां लोग खुद अपनी जानकारी भर सकेंगे, लोग अपनी जानकारी साझा कर सकेंगे। वहीं उनकी मदद के लिए इस पोर्टल पर FAQ यानी अक्सर पूछे जाने वाले ये सवाल होते हैं वो भी दिए गए हैं और यह चरण हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना कहलाता है। इसका मकसद देश में घरों और बुनियादी सुविधाओं की जानकारी जुटाना है ताकि सरकार बेहतर योजनाएं बना सके। वहीं दूसरे चरण में आबादी से जुड़ी डिटेल जानकारी ली जाएगी और इसको लेकर ये पोर्टल के जरिए आप भर सकते हैं। लिव इन कपल को भी ये जारी होगा और उन्हें भी इसमें अपनी जानकारी साझा करनी होगी। जनगणना 2026 पहले चरण के लिए 33 सवाल तय है जो पहले से ही इसे प्राइवेट रखा गया है। ऑनलाइन पोर्टल पर जानकारी दे सकेंगे। अब अग्रिम अवस्थाएं पहुंच चुकी है और अब से कुछ एक दिन में ही फील्ड का कार्य प्रथम चरण जिसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं उसका फील्ड का कार्य कई राज्यों में प्रारंभ होने जा रहा है। तो आज की इस वार्ता में आपको इन तैयारियों के संदर्भ में जानकारी देंगे। जनगणना एक बृहत कार्य है, संभवतः बृहत्तम कार्य कहा जाए। इसमें केंद्रीय स्तर पे और राज्यों के स्तर पे, संघ शासित प्रदेशों के स्तर पे विशद तैयारी चलती है। उन सारे तैयारियों की जानकारी आपको देंगे। कई जानकारी आपके पास पहले से है। जैसा कि आप जानते हैं जनगणना 2 चरणों में संपन्न होती है और इस बार आंकड़ों का संग्रह डिजिटल माध्यम से किया जाना है, उसके बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। साथ ही जनगणना की पृष्ठभूमि की भी जानकारी, संवैधानिक व्यवस्था, वैधानिक आधार आदि के संदर्भ में भी आपके समक्ष जानकारी रखेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली से लश्कर आतंकी गिरफ्तार, शबीर अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शबीर अहमद लोन की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली बॉर्डर से किया गया अरेस्ट। ISI के इशारे पर मॉड्यूल चला रहा था। ये बड़ी खबर, ये पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। लश्कर आतंकी शब्बीर अहमद लोन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ISI के इशारे पर मॉड्यूल चला रहा था। पुलिस के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी है। कई जगह देश विरोधी पोस्टर चिपकाए गए थे। फिलहाल आतंकी से पूछताछ कर रही स्पेशल सेल। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी और बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली बॉर्डर से लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी शब्बीर अहमद लोन को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आतंकी शब्बीर अहमद लोन बांग्लादेश में बैठकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर लश्कर का एक नया मॉड्यूल तैयार कर रहा था। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों ने एक गुप्त सूचना के आधार पर जाल बिछाकर उसे राजधानी की सीमा पर धर दबोच लिया। जांच में पता चला कि वह सीमा पार से मिल रहे निर्देशों के अनुसार भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के मिशन पर था। जांच एजेंसियां उससे पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में उसके कितने और साथी छिपे हुए हैं। तो वहीं अब दिल्ली की स्पेशल सेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। चलिए उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी आपको सुनाते हैं।
अभी कल रात में ये अरेस्ट हुआ है। इससे इसका पीसी रिमांड, इसको पेश करके इसका पीसी रिमांड लेंगे और डिटेल में बातचीत करेंगे कि इसके कौन से मॉड्यूल्स थे, क्या थे और किससे कनेक्टिविटी में था। वो सारी बातें जैसे ही एप्रोप्रिएट स्टेज होगी आपसे शेयर की जाएगी। अभी ये बड़ी इनिशियल स्टेज है, कल रात में ही अरेस्ट हुआ है, तो ये सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन के तहत। देखिए, इनको जो टास्किंग आनी थी वो लश्कर से आनी थी और वो टास्किंग इसको भी जो पता है कि इसने कुछ जगह आइडेंटिफाई की हुई थी, हाई फुटफॉल एरियाज आइडेंटिफाई किए हुए थे, कमर्शियल एरियाज आइडेंटिफाई किए हुए थे। उनको शेयर करना अभी एप्रोप्रिएट नहीं होगा, नेसेसरी पैनिक करने का कोई मतलब नहीं है। तो वो टास्क इनको जगह थी कि उन जगहों पर इनका प्लान, इवेंचुअली इनका प्लान दहशत गर्दी करना था, हैवी फुटफॉल एरियाज में किसी न किसी तरह की आईडी या एक्सप्लोसिव लगाने का था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक और बड़ी सफलता दिल्ली पुलिस को मिली है। बम की धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार हुआ है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी और बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। पुलिस ने कर्नाटक के मैसूर से इसको गिरफ्तार किया है। हाईकोर्ट, स्कूलों और अस्पतालों को धमकी का आरोप है। 1100 से ज्यादा बार बम की धमकी देने का इस आरोपी पर आरोप है। आरोपी श्रीनिवास इसको दिल्ली लेकर आ रही है पुलिस। तो ये पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है। दिल्ली पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पिछले कुछ महीनों से लगातार राजधानी को बम की धमकियां देकर दहशत फैलाने वाले शख्स को आखिरकार कर्नाटक से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान श्रीनिवास लुइस के रूप में हुई है, जो कर्नाटक का रहने वाला बताया जा रहा है और अपनी मां के साथ किराए के मकान में रह रहा था। आरोपी के पकड़े जाने से दिल्ली पुलिस को ये बड़ी राहत मिली है, क्योंकि आए दिन बम की धमकियां मिल रही थी और इसकी वजह से लोगों में भी दहशत का माहौल था। श्रीनिवास ने पिछले कुछ महीनों से 1100 से ज्यादा फर्जी बम कॉल किए और ईमेल भेजे। उसने दिल्ली हाई कोर्ट, स्कूल, अस्पताल समेत कई अहम जगहों को बम से उड़ाने की धमकी दी और हर बार इन धमकियों के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को बड़े पैमाने पर जांच पड़ताल करनी पड़ती थी, जिससे जनता में डर का माहौल बनता था और प्रशासन का कीमती समय और संसाधन दोनों ही बर्बाद होते थे। तो हालांकि इसको लेकर सस्पेंस बरकरार था और लगातार पुलिस भी कार्रवाई कर रही थी। फिलहाल ये पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी और पुलिस ने बार बार कभी स्कूल को, कभी कॉलेज को, कभी कोर्ट को और कभी किसी भी तरह की धमकी देने वाले बम से उड़ाने के लिए जिस तरह से ईमेल के जरिए ये आरोपी धमकी देता था, इस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है। हाईकोर्ट को, स्कूल को, अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। 1100 से ज्यादा कॉल अब तक इसने किए हैं और 1100 से ज्यादा बार बम की धमकी देकर ये अब तक छिप कर रह रहा था। फिलहाल ये पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और जैसे ही बम की ये धमकी मिलती थी, लोग परेशान हो जाते थे, लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा था और पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही थी और पुलिस ने ये बड़ी सफलता हासिल की है। बम की धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस आरोपी को कर्नाटक के मैसूर से धर दबोचा है। फिलहाल पुलिस इसे अब दिल्ली लेकर आ रही है और इससे आगे पूछताछ करेगी। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।